बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अब तक हमने एएसपी के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा, जिनमें रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट और सेशन ऑब्जेक्ट शामिल थे। आज हम एएसपी के सर्वर ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। सर्वर ऑब्जेक्ट को डिज़ाइन करने का पर्पस एएसपी की एप्लीकेशन को मुख्तलिफ़ किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करना है। जैसा कि एप्लीकेशन और सेशन ऑब्जेक्ट्स इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे थे अपने वेरिएबल्स में, सर्वर ऑब्जेक्ट इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करवाता। सर्वर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स का यूज़ करते हुए हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, दूसरी एएसपी फाइल्स में कोड एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, वर्चुअल पाथ्स को फिज़िकल पाथ्स के साथ मैपिंग करवा सकते हैं, ट्रांसलेट करवा सकते हैं। इसके अलावा और भी सर्वर ऑब्जेक्ट के बहुत सारे टास्क हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। द सर्वर ऑब्जेक्ट इज़ यूज टू एक्सेस द रिसोर्सेज ऑन द सर्वर, यानी सर्वर पे जो डिफरेंट रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनकी एक्सेस के लिए भी हम सर्वर ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं। डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स जो सर्वर ऑब्जेक्ट के अवेलेबल हैं, उनमें से सबसे पहले स्क्रिप्ट टाइम आउट की प्रॉपर्टी। इट इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम दैट अ स्क्रिप्ट कैन रन बिफोर द सर्वर टर्मिनेट्स। इस बात का क्या मतलब है कि जो स्क्रिप्ट का एग्जीक्यूशन टाइम होता है किसी भी पेज के स्क्रिप्ट का, तो उसको हम इस प्रॉपर्टी पे सेट कर सकते हैं। यानी आप ये समझ लें कि जब एक आप पेज ओपन करते हैं तो उसके बिहाइंड स्क्रिप्ट जो होता है वो रन हो रहा होता है, उसकी प्रोसेसिंग हो रही होती है और फिर वो एग्जीक्यूट होके आपके सामने डिस्प्ले होता है, उसकी आउटपुट डिस्प्ले होती है। तो समटाइम्स आपको पेज लोड करने में टाइम लग जाता है, आप वेट कर रहे होते हैं और उधर से प्रोसेसिंग हो रही होती है। तो आमतौर पे तब होता है जब कोड जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट ऑफ टाइम जो है वो ले रहा होता है एग्जीक्यूट कराने के लिए, और प्रोसेसिंग जो है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही होती, तो हम वेट कर रहे होते हैं। तो इतने में क्या होता है कि हमारा टाइम जो है वो आउट हो जाता है और फिर पेज ओपन नहीं होता, फिर कोई ना कोई मैसेज आ जाता है कांट ओपन या नॉट फाउंड, इस तरह का। तो इसका जो टाइम है डिफ़ॉल्ट टाइम वो 90 सेकंड का होता है, यानी 90 सेकंड तक अगर कोड एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा तो पेज जो है वो अपलोड होना बंद हो जाता है, स्क्रिप्ट टाइम आउट कर जाता है। तो अगर हम स्क्रिप्ट की एग्जीक्यूशन के लिए ज़्यादा टाइम दे जाते हैं तो सर्वर साइड पे हम उसका टाइम जो है 90 सेकंड से बढ़ा सकते हैं। इट इज़ गिवन इन सेकंड्स, द डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ 90 सेकंड्स। एग्जाम्पल है इससे रिलेटेड। The following example will display the default script timeout and then set it to 150 seconds. यानी अगर हम जो डिफ़ॉल्ट है उसको देखना चाहते हैं तो वो हम इस लाइन से रिस्पॉन्स डॉट राइट से इससे सर्वर डॉट स्क्रिप्ट टाइम आउट एज ए पैरामीटर पास करके हम देख सकते हैं, और अगर हम सेट करना चाहते हैं तो सर्वर डॉट स्क्रिप्ट टाइम आउट की प्रॉपर्टी में जो भी वैल्यू हम असाइन कर दें तो वो वैल्यू जो है उसकी सेट हो जाएगी। इसके बाद मेथड्स आते हैं सर्वर ऑब्जेक्ट के, जिनमें सबसे पहले जो है वो क्रिएट ऑब्जेक्ट का मेथड है। इट क्रिएट्स एन इंस्टेंस ऑफ अ सर्वर कंपोनेंट। डिफरेंट किस्म के सर्वर कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं, तो उनके अगर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाना चाहते हैं तो क्रिएट ऑब्जेक्ट का मेथड है। एन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड विद this method has page scope. It is destroyed when the server finishes the processing of current ASP page. यानी ये ऑब्जेक्ट्स जो क्रिएट होंगे वो उस पेज की हद तक उनकी जो है
उनका स्कोप होगा जिस पेज में वो क्रिएट हुए हैं। तो जैसे ही वो पेज जो है उसकी प्रोसेसिंग ख़त्म हो जाएगी तो ये ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। एग्जांपल जैसा कि उन्होंने यहाँ पे दी है कि एक सर्वर डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ADODB ये डेटाबेस एक्सेस करने का कंपोनेंट है, कनेक्शन का। डेटाबेस से कनेक्शन के लिए हम ये कंपोनेंट एज ए पैरामीटर दे रहे हैं और साथ आप देख रहे हैं कि हमने मेथड कौन सा यूज़ किया है, क्रिएट ऑब्जेक्ट का। तो हमारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। इसके अलावा एग्जीक्यूट का मेथड है, इट एग्जीक्यूट्स एन ASP फाइल विद इन अनदर ASP फाइल। यानी अगर हमने एक ASP फाइल ओपन की हुई है तो उसके ऊपर हम एक और ASP फाइल को ओपन करना चाहते हैं, तो उसके लिए एग्जीक्यूट का मेथड यूज़ होगा। द कंट्रोल रिटर्न्स टू द ओरिजिनल फाइल आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द ASP फाइल, कि जब वो सेकंड फाइल जो हमने पहली फ़ाइल के ऊपर ओपन की है एग्जीक्यूट कमांड से, तो जब वो एग्जीक्यूट हो जाएगी तो कंट्रोल वापस पुरानी फ़ाइल जो नीचे फ़ाइल है उसके वो ओपन हो जाएगी, कंट्रोल वहीं पे शिफ्ट हो जाएगा। एग्जांपल देखें, द फॉलोइंग एग्जांपल विद एग्जीक्यूट अनदर ASP फाइल विद इन द करंट ASP फाइल। के पहले देखें हमने रिस्पॉन्स डॉट राइट से ओरिजिनल फ़ाइल हमने ये डिस्प्ले करवाया, इस यानी ये आउटपुट ओरिजिनल फ़ाइल डिस्प्ले होगी। उसके बाद देख रहे हैं आपके सर्वर डॉट एग्जीक्यूट ये फाइल 2.ASP को ओपन कर रहा है, यानी दूसरी फ़ाइल जो है वो ओपन हो जाएगी और दूसरी फ़ाइल के अगर कोई कंटेंट्स हैं तो वो डिस्प्ले होंगे, अगर नहीं होंगे तो वापस कंट्रोल ओरिजिनल फ़ाइल पे वापस आ जाएगा इस तरह से, और ये ओरिजिनल फ़ाइल अगेन डिस्प्ले हो जाएगी। ये देखें एक और एग्जांपल मैं आपको सर्वर डॉट एग्जीक्यूट मेथड की दिखा रही हूँ कि ये कोड जो है ये फाइल 1 का कोड है। ये कोड इसमें देखें आप कि फर्स्ट लाइन रिस्पॉन्स डॉट राइट आई एम इन फाइल 1 ये प्रिंट हो रहा है। इसकी आउटपुट में आप देखें, ये आपको आउटपुट जो है इसकी इस तरह से डिस्प्ले होगी। उसके बाद देखें सर्वर डॉट एग्जीक्यूट, ये लाइन क्या कर रही है कि फ़ाइल 2.ASP यानी कि इसकी तरफ कंट्रोल लेकर जा रही है। ये फ़ाइल 2.ASP पड़ी हुई है। फ़ाइल 2 में कोड क्या है, रिस्पॉन्स डॉट राइट आई एम इन फाइल 2, तो इसका जो कोड है वो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद ये एग्जीक्यूट हो गई तो कंट्रोल जो है वापस प्रीवियस फाइल 1.ASP के पास आएगा जहाँ पे कंट्रोल जहाँ से शिफ्ट हुआ था, यहाँ से शिफ्ट हुआ था, तो इसके बाद ये वापस अपनी जगह पे आया। और इसके बाद नेक्स्ट लाइन देखें, रिस्पॉन्स डॉट राइट आई एम बैक इन फाइल 1, तो ये लाइन जो है प्रिंट हो जाएगी, आई एम बैक इन फाइल 1। ठीक है। नेक्स्ट जो मेथड है वो है HTML एनकोड। HTML एनकोड मेथड क्या करता है कि ये HTML के जो टैग्स हैं वो ब्राउज़र में दिखाता है। HTML एनकोड की यहाँ पे देखें आप डिटेल है, द सर्वर डॉट HTML एनकोड इज़ यूज टू डिस्प्ले HTML टैग इन ब्राउज़र, इट डिस्प्लेज एक्चुअल HTML सोर्स कोड इन द ब्राउज़र। यानी HTML का जो एक्चुअल सोर्स कोड जो हमने लिखा हुआ होता है, अगर हम वो देखना चाहते हैं तो HTML एनकोड का मेथड हम उसके पैरामीटर में हम जो भी स्ट्रिंग पास करेंगे वो HTML का ओरिजिनल सोर्स कोड साथ दिखा देगा। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू डिस्प्ले H1 इज़ हेडिंग 1, यानी आप पूरा का पूरा दिखाना चाहते हैं कि H1 इज़ हेडिंग 1 इन द ब्राउज़र, इट मे नॉट अपेयर करेक्टली यूजिंग
सिंपल रिस्पॉन्स डॉट राइट मेथड। तो ये सिंपल अगर हम रिस्पॉन्स डॉट राइट मेथड देंगे तो वो क्या दिखाएगा, वो सिर्फ ये दिखाएगा इज़ हेडिंग 1, यानी इस वाले कोड ने, इस टैग ने उसकी हेडिंग 1 कर दी और हेडिंग 1 करके इसको डिस्प्ले करवा दिया। ये होता है ना इसका जो ये पर्पज़ है H1 का। लेकिन हम चाहते हैं कि ये H1 और इसकी एंगुलर ब्रैकेट्स भी साथ नज़र आए, यानी कोड ही नज़र आए, तो फिर हम HTML एनकोड का मेथड यूज़ करेंगे। अब ये देखें, ऊपर देखें HTML एनकोड, इट अप्लाइज HTML एनकोडिंग टू द स्पेसिफिक स्ट्रिंग। इससे रिलेटेड एग्जांपल है, फॉलोइंग एग्जांपल विल अप्लाई HTML एनकोडिंग टू अ स्ट्रिंग। रिस्पॉन्स डॉट राइट में अगर हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं ये चीज़ बोल्ड टैग, तो वो क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को बोल्ड करके दिखा देगा, लेकिन ये साथ ये नहीं दिखाएगा बी और इसके साथ जो ये टैग्स लगे हुए हैं ये नहीं दिखाएगा। लेकिन साथ अगर हमने सर्वर डॉट HTML एनकोड यानी सर्वर का HTML एनकोड मेथड साथ दे दिया तो क्या होगा कि ये पूरा एज इट इज़ जो है इस चीज़ को दिखाएगा, यानी इसकी आउटपुट क्या होगी, बोल्ड टैग, फिर ये कॉलन और ये ब्रैकेट स्टार्ट बी ब्रैकेट क्लोज। समझ आइए इस बात की? ये मैं फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। ये देखें कि हमने ये कोड लिखा रिस्पॉन्स डॉट राइट के अंडर, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, बोल्ड टैग, यानी ये वाला जो टेक्स्ट है इसको बोल्ड कर देगा, ये वाला टैग बोल्ड करके डिस्प्ले करवा देगा, लेकिन ख़ुद अपेयर नहीं होगा साथ आउटपुट में। लेकिन अगर हमने साथ रिस्पॉन्स डॉट राइट में सर्वर डॉट HTML का मेथड पास करके फिर हमने उसमें ये स्ट्रिंग पास की, ये देखें, तो फिर क्या होगा, आउटपुट में बोल्ड टैग के साथ ये टैग भी अपेयर हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि HTML का जो सोर्स कोड था वो भी साथ अपेयर हो रहा है। तो HTML के कोड को अपेयर करवाने के लिए हम HTML एनकोड का मेथड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मेथड है मैप पाथ का। It maps the specified virtual path, either the absolute path on the current server or the path relative to the current page into a physical path। यानी जो पाथ हमने अपने इस मेथड के दौरान जो हमने पाथ दिया है, चाहे वो मतलब एब्सोल्यूट पाथ हो यानी पूरा जो सर्वर जिस पे अवेलेबल है, जिस पे सारी एप्लीकेशंस हैं वो हो, या फिर जो करंट पेज मौजूदा जो पेज है उसका पाथ अगर हम देखना चाह रहे हैं तो उसको जो है वो फिज़िकल पाथ से मैप करवाता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको भी बताती हूँ। इट कैन नॉट बी यूज इन सेशन ऑन एंड एंड एप्लीकेशन ऑन एंड, यानी इन इवेंट्स में इनके अगेंस्ट जो है हम उसमें यूज़ नहीं कर सकते इसको। द फॉलोइंग एग्जांपल विल मैप द पाथ इनटू फिजिकल पाथ। अब ये देखें, ये एग्जांपल है रिस्पॉन्स डॉट राइट सर्वर डॉट मैप पाथ, हमने ये मेथड यूज़ किया और इसमें अबाउट डॉट ASP यानी एक पेज का जो करंट पेज है उसका रिलेटिव पाथ जो है वो हमने सिर्फ इसको दिया है, और हम उसको फिज़िकल पाथ जो जहाँ पे एक्चुअल रूट डायरेक्टरी पड़ी हुई है सर्वर की, सर्वर के ऊपर, तो वहाँ पे ये कहाँ है वो पाथ उसके साथ ये मैपिंग करके दिखा देगा। अभी मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाती हूँ। ये देखें कि जो एक्चुअल जो डायरेक्टरी होती है वो iNetPub के फोल्डर में www रूट के अंदर जो है आपकी जो सर्वर की एप्लीकेशन की जो मेन फाइल्स हैं वो पड़ी होती हैं। फर्दर हम इसके अंदर सब डायरेक्टरी बनाना चाहें तो बना लेते हैं और उसके अंदर पेजेस आ जाते हैं। तो इसको जब हम सर्वर के थ्रू एक्सेस कराते हैं तो हम अपने वेब ब्राउज़र पे लिखते हैं http:// लोकल होस्ट के बाद फिर स्लैश और जो भी पाथ हमने आगे फर्दर देना है उस पेज का पाथ देना है तो हम वो दे देते होते हैं। तो इसमें हम दो तरीके यूज़ करते हैं। अगर आप ये प्रैक्टिस 18.7 देखें तो ये आप कोड देख सकते हैं एग्जांपल में कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शुरू में आपने इसको स्लैश के बगैर दिया है और बाद में आपने स्लैश के साथ दिया है। तो आप इसकी आउटपुट देखें ज़रा।
ये देखें, ये आउटपुट में आप देख रहे हैं कि जब आपने पहले स्लैश के बगैर दिया था तो ये उसका पूरा पाथ जो है वो रिटर्न कर रहा है उस पेज का। उसमें वो डायरेक्टरी भी शामिल है जिस जिस डायरेक्टरी के अंदर वो पड़ा होगा, यानी सब डायरेक्टरीज भी इन्वॉल्व होती जाएंगी। और जो आपने स्लैश के साथ दिया है तो वो आपको रूट के बाद फ़ौरन ही उस पेज का जो है वो एड्रेस दिखा रहा है कि रूट डायरेक्टरी में वो किसी भी डायरेक्टरी में पड़ा हो, सब डायरेक्टरी में पड़ा हो, उसको डिस्प्ले नहीं कर रहा, सिर्फ उस पेज का एड्रेस जो है, पेज जो पड़ा हुआ है उसको दिखा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसफ़र मेथड है। ट्रांसफ़र मेथड क्या करता है? इट इज़ यूज टू सेंड ऑल द स्टेट इंफॉर्मेशन क्रिएटेड इन वन ASP फाइल टू अ सेकेंड ASP फाइल such as application or session variables and all items in the request collection. The control does not return to original ASP page after the second ASP page completes. आपने सर्वर डॉट एग्जीक्यूट का मेथड पढ़ा था अभी, उसमें आपने देखा था कि जब हम एग्जीक्यूट का मेथड यूज़ करते हैं तो ट्रांसफ़र फ़ाइल 2 पे चला जाता है, दूसरी फ़ाइल पे चला जाता है और वो फ़ाइल जो है एग्जीक्यूट होती है तो उसके बाद कंट्रोल वापस ओरिजिनल फ़ाइल पे आ जाता है। ऐसे ही था ना? तो ट्रांसफ़र मेथड भी जो है वो कंट्रोल जो है वो सेकंड फ़ाइल पे ले आता है, इसका काम भी ऐसा ही है। लेकिन तमाम जो स्टेट इन्फॉर्मेशन होती है, यानी जो भी वेरिएबल्स पहली फ़ाइल में यूज़ हो रहे थे वो वेरिएबल्स, चाहे वो सेशन ऑब्जेक्ट के हों या एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट के हों, या वो तमाम आइटम जो रिक्वेस्ट कलेक्शन में, यानी यूज़र ने फॉर्म फिल करके जो डाटा भेजा हुआ था फाइल नंबर 1 में, तो सर्वर डॉट ट्रांसफ़र मेथड फ़ाइल नंबर 2 में ये सारी चीज़ें फॉरवर्ड कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा। यानी फ़ाइल नंबर 2 भी इन तमाम वेरिएबल्स को एक्सेस कर लेगी, उस तमाम डाटा को एक्सेस कर लेगी जो यूज़र ने भेजा था। तो इसका मतलब क्या है कि सी इसको कहते हैं स्टेट इन्फॉर्मेशन। तो ये सारी स्टेट इन्फॉर्मेशन जो फाइल नंबर 1 में क्रिएट हुई, ये फाइल नंबर 2 में ट्रांसफ़र कर देता है ये मेथड। बात समझ में आई? अच्छा, अब दूसरा ये कि एक दफ़ा जब ट्रांसफ़र हो गया दूसरी फ़ाइल में कंट्रोल, तो सर्वर डॉट एग्जीक्यूट मेथड में ट्रांसफ़र वापस, यानी एग्जीक्यूशन के बाद वापस ओरिजिनल फ़ाइल पे चला जाता था कंट्रोल। लेकिन इसमें जो है वो जब सेकंड फ़ाइल पे ट्रांसफ़र चला गया तो इसमें फ़र्क यही आ जाता है कि पहली फ़ाइल पे कंट्रोल वापस नहीं जाता, ओरिजिनल फ़ाइल पे कंट्रोल वापस नहीं जाता। तो इसकी ये एक एग्ज़ाम्पल देखें, इन्होंने एग्ज़ाम्पल यहाँ पे क्लियर नहीं की हुई, बहरहाल इसको देखते हैं, इसके बाद मैं आपको अपनी एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ। ये देखें, रिस्पॉन्स डॉट राइट उन्होंने क्या किया है, ओरिजिनल फ़ाइल को उसकी आउटपुट डिस्प्ले करवाई है, उसके बाद सर्वर डॉट ट्रांसफ़र इन्फो डॉट ASP पे कंट्रोल लेके जा रहा है, उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट राइट ओरिजिनल फ़ाइल अगेन। तो ये ओरिजिनल फ़ाइल अगेन जो है ये आउटपुट डिस्प्ले नहीं होगी। उसमें क्या होता था कि कंट्रोल वापस आ जाता था ओरिजिनल फ़ाइल पे और उसकी आउटपुट डिस्प्ले हो जाती थी। यहाँ पे ये इस पे जब कंट्रोल चला गया तो इस पे वापस कंट्रोल नहीं आएगा। The third line in the above example will not be executed because the control does not return to original file from info.asp after transfer. तो इसकी फर्दर मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको एग्जांपल जो है वो बताती हूँ ताकि आपको सही तरह से सर्वर डॉट ट्रांसफ़र मेथड की समझ आ जाए। ये देखें कि ये फ़ाइल नंबर 1 है, ASP फ़ाइल 1, और ये फ़ाइल 2 है ASP की। तो फ़ाइल 1 पे जो हमारे पास कंट्रोल था रिस्पॉन्स डॉट राइट लाइन 1 जो है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी आउटपुट स्क्रीन पे। सबसे पहले ये एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद सर्वर डॉट ट्रांसफ़र मेथड फ़ाइल 2 डॉट ASP पे कंट्रोल चला गया, यानी कि इधर कंट्रोल आ गया, और इसकी जो लाइन 1 है रिस्पॉन्स डॉट राइट में ये डिस्प्ले हो जाएगी, यानी ये देखें आप, ये डिस्प्ले हो रही है। उसके बाद इसकी जो सेकंड लाइन थी ये डिस्प्ले हो रही है। उसके बाद देखिए कंट्रोल जो कि इस मेथड से वापस ओरिजिनल फ़ाइल पे नहीं जाता, तो ये वाली लाइन जो है एग्जीक्यूट नहीं हो रही, ये एग्जीक्यूट नहीं हो रही, लाइन 2 इन फ़ाइल 1। ठीक है, ये लाइन
हुई, उसके बाद ये लाइन हुई और उसके बाद ये लाइन हुई एग्जीक्यूट। इसके अलावा एक और एग्जांपल से मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी कि जिस तरह भी बताया कि ट्रांसफ़र मेथड किस तरह से स्टेट इन्फॉर्मेशन जो है वो भी ट्रांसफ़र करता है। यानी अगर सेशन ऑब्जेक्ट है, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन है, उसके किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर हुई हुई है, तो वह वेरिएबल आगे भी ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसकी वैल्यू वहाँ नेक्स्ट पेज पे भी वही होगी। तो ये देखें, दो फाइलें हैं हमारी, file1.asp और file2.asp। फाइल 1 में हमने जो भी सेशन आईडी क्रिएट किया था तो वो हम डिस्प्ले करवा रहे हैं रिस्पॉन्स डॉट राइट से, सेशन आईडी की मदद से। तो लेट्स से सेशन आईडी था 007, तो ये डिस्प्ले हो जाएगा 007। उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट राइट, हम BR कमांड से मतलब नेक्स्ट लाइन पे कंट्रोल ला रहे हैं। तो उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट राइट आई एम गोइंग टू फाइल 2, ये डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद सर्वर डॉट ट्रांसफ़र क्या कर रहा है, फाइल 2 पे ट्रांसफ़र शिफ्ट कर रहा है। तो ट्रांसफ़र जैसे ही फाइल 2 पे आया इसके ऊपर, तो इसकी जो स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होगी रिस्पॉन्स डॉट राइट और सेशन आईडी हमारे पास क्या था 007, वही यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट फाइल में भी इसकी आउटपुट में 007 ही डिस्प्ले होगा। तो ये देखें, आउटपुट इसकी इस तरह से अपीयर होगी। फर्स्ट टाइम 007 जो कि ओरिजिनल जो फाइल थी, यानी फाइल 1 में जो आउटपुट थी वो दिखा रहा है सेशन आईडी। उसके बाद इसी में ही आउटपुट थी, इसी फाइल 1 में आई एम गोइंग टू फाइल 2, ये डिस्प्ले करवाएगा। उसके बाद देखें, आई एम गोइंग टू फाइल 2 के बाद फाइल ट्रांसफ़र कर रहा है फाइल 2 के पास, तो फाइल 2 का जो भी डाटा होगा या स्ट्रिंग होगी वो डिस्प्ले होगी उसकी। यहाँ पे हमने सेशन आईडी डिस्प्ले करवाया हुआ है, तो नेक्स्ट सेशन आईडी 007 ही डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट मेथड है जो कि लास्ट मेथड है URL एनकोडिंग का। URL एनकोडिंग को हम परसेंट एनकोडिंग भी कहते हैं। परसेंट एनकोडिंग, इसकी वजह यह है कि इट अप्लाइज URL एनकोडिंग रूल्स इंक्लूडिंग स्केप कैरेक्टर। स्केप कैरेक्टर यहाँ पे क्या है, परसेंट टू द स्ट्रिंग, यानी URL एनकोडिंग के रूल्स ये अप्लाई करता है स्ट्रिंग के ऊपर। यानी जो URL जो हम अपने वेब ब्राउज़र में URL देते हैं वो हमारी एक एक्चुअली स्ट्रिंग होती है, तो उसके ऊपर जो है वो URL के एनकोडिंग रूल्स होते हैं, यानी उनको एनकोड करता है यूजिंग स्केप कैरेक्टर, परसेंटेज के साइन के साथ। URL एनकोडिंग क्या करती है कि ये कन्वर्ट करती है रिजर्व वर्ड्स को। रिजर्व वर्ड्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन मार्क है, फॉरवर्ड स्लैश है, हैश है, इसके अलावा और भी हैं, तो उनको ये कन्वर्ट करती है क्योंकि ये रिजर्व वर्ड्स का URL के अंदर स्पेसिफिक पर्पस होता है। क्वेश्चन मार्क को अगर देखें तो आप देखते हैं कि क्यूरी स्ट्रिंग जब स्टार्ट हो रही होती है तो क्यूरी स्ट्रिंग में जो वेरिएबल्स वगैरह के नेम हैं, उनकी वैल्यूज़ हैं, तो वो क्वेश्चन मार्क के बाद आती हैं, तो इसका अपना पर्पज़ है। इसी तरह आप फॉरवर्ड स्लैश भी देखते हैं कि URL में HTTP के बाद फॉरवर्ड स्लैश, और इसी तरह जो भी पेज का एड्रेस आ रहा होता है तो उसमें फॉरवर्ड स्लैशेस यूज़ हो रहे होते हैं। तो अगर हमारे डाटा में ये टर्म्स आ जाती हैं तो इनको पर इनकी कन्वर्जन ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि वरना वो क्या करेगा कि क्वेश्चन मार्क का जो रिजर्व वर्ड है इसका जो पर्पज़ है वो उसी को एज ए उसके पर्पज़ के तौर पे ले लेगा। फॉरवर्ड स्लैश का जो असल पर्पज़ है वो उसको उसी के तौर पे ले लेगा। जो हम अपने डाटा में फॉरवर्ड स्लैश यूज़ कर रहे हैं वो पर्पज़ ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए उनको कन्वर्ट करना ज़रूरी हो जाता है। इसी तरह कोई अनसेफ कैरेक्टर्स आ जाते हैं, स्पेस आ जाता है, बैक स्लैश, एंगुलर ब्रैकेट, स्टार्ट, एंड, कर्ली ब्रेसेस, इसके अलावा और भी कई अनसेफ कैरेक्टर्स हैं, तो इनको भी कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है। नॉन आस्की कैरेक्टर्स हैं। नॉन आस्की कैरेक्टर में जैसे कि एग्जांपल है, जैसे ये कोई है कि डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री है ये हमारे पास
ये नॉन आस्की, इसका आस्की करेक्टर सेट अवेलेबल नहीं है, आस्की कोड नहीं है। इस तरह कोई भी सिंबल्स हो जाते हैं। इस तरह बेशुमार ऐसे नए नए सिंबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जिनके अभी तक आस्की कोड्स जो हैं वो नहीं बने। तो इस तरह के जो कोड सिंबल्स हैं इनको भी कन्वर्ट करना ज़रूरी हो जाता है, तो उनकी भी जो है वो एनकोडिंग जो है वो अवेलेबल है। तो जब ये कन्वर्जन करता है तो पहले करेक्टर को एक या एक से ज़्यादा बाइट्स में कन्वर्ट करता है। तो हर बाइट जो है वो 2 हेक्साडेसिमल डिजिट्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, और फिर उससे पहले जो है परसेंटेज का साइन लगाया जाता है, जैसे कि ये एग्जांपल कि परसेंटेज और 2 हेक्साडेसिमल डिजिट्स। तो इस तरह से ये बेसिकली कन्वर्जन करता है, एनकोडिंग करता है। तो इस तरह से ये यूज़ होती है कि सर्वर डॉट URL एनकोड, और इसमें हम URL जो है वो पास करते हैं। तो URL में चाहे नॉन आस्की करेक्टर्स हों, चाहे अनसेफ करेक्टर्स हों, या चाहे रिज़र्व करेक्टर्स हों, उन सबको ये कन्वर्ट कर देगी, एनकोड कर देगी। इसके बाद मेथड्स एंड होते हैं, और फिर आता है क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का हमने क्रिएट ऑब्जेक्ट मेथड देखा था। तो ये 5 सर्वर के कंपोनेंट्स हैं मेन: ऐड रोटेटर, ब्राउज़र कैपेबिलिटीज़, कंटेंट लिंकिंग, टेक्स्ट स्ट्रीम और डेटाबेस एक्सेस कंपोनेंट। ये तमाम कंपोनेंट्स को अगर हम इनके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे तो बिल्कुल उसी तरह जो हमने पीछे पढ़ा था क्रिएट ऑब्जेक्ट का मेथड। ये देखें, ये मेथड जो हमने पढ़ा था, इस मेथड के थ्रू हम ये सारे कंपोनेंट के ऑब्जेक्ट जो हैं वो बना सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो ये आपके जो 5 मेन ऑब्जेक्ट्स हैं सर्वर के, जिसकी हमें जब ज़रूरत पड़ेगी इसको ऑब्जेक्ट बनाने की किसी का, तो हम क्रिएट ऑब्जेक्ट के मेथड से इनके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। आपको सिर्फ इनके नाम याद रखने की ज़रूरत है फ़िलहाल, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि 5 सर्वर कंपोनेंट्स के नेम बताएं, तो आपको पता हो। तो क्लास, आज हमने ASP के तमाम ऑब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट हमारा ये सर्वर ऑब्जेक्ट रहता था, ये भी हमारा अब कंप्लीट हो चुका है। तो आपका ये पूरा चैप्टर 18 कंप्लीट हो चुका है। ये तमाम लेक्चर्स आप इनको पढ़िएगा, समझिएगा, और कोई भी चीज़ समझ ना आने की केस में मुझसे पूछिएगा, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।